नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी अमेरिका में रचेंगे इतिहास, स्वागत की तैयारियां हो रही खास। व्हाइट हाउस के बाहर लहराया गया भारत का तिरंगा, लोगों का भी जोश हाई। गुजरात में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान, मचा संग्राम, दरगाह हटाने को लेकर जमकर बवाल, भीड़ ने थाने पर किया हमला, पथराव, आगजनी और हुई जमकर नारेबाजी, एक की मौत और कई पुलिसकर्मी हुए घायल। बिहार में महागठबंधन को लगा बड़ा झटका, कुंतल कृष्ण ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा, नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर दागे कई सवाल। केजरीवाल की खासम खास मंत्री आतिशी मारलेना ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर किया भारत को बदनाम, जीडीपी से लेकर भुखमरी पर बोला झूठ, बीजेपी ने की एक्शन की बात। पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती का जमकर हो रहा विरोध, ममता सरकार और चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। आज खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात पीएम मोदी के भव्य स्वागत के लिए अमेरिका की भव्य तैयारी की। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से लेकर 24 जून तक अमेरिका के राजकीय दौरे पर रहेंगे। पीएम के इस दौरे को लेकर अमेरिका में लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में व्हाइट हाउस के बाहर भारत का तिरंगा और अमेरिका के झंडे को एक साथ लहराया गया। व्हाइट हाउस के में भी जोश देखने को मिल रहा है। अमेरिका में पीएम मोदी का एक जबरा फैन भी नजर आया, जिन्होंने अपनी कार की नंबर प्लेट को ही पीएम मोदी के नाम से दर्ज करा लिया है। साथ ही आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने बयान में कहा, इस बार पीएम मोदी कई इतिहास रचेंगे, जिससे पूरे देश को गर्व होगा। वाकई ये कुल मिलाकर दौरा कितना खास होने जा रहा है। देखिए, ये विदेश मंत्री ने जो बात कही कि गर्व होगा पूरे देश को, बिल्कुल बात सही है। ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। एक तो विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला के बाद प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के अकेले ऐसे लीडर होंगे जो दो बार कांग्रेस को एड्रेस करेंगे। तो पहली चीज तो ये है। लेकिन जो डिनर है, जो प्राइवेट डिनर है, वहां पे जो गैदरिंग को एड्रेस करेंगे, वो कहानी तो अपनी जगह पे है। लेकिन जो बात विदेश मंत्री कह रहे हैं उसको समझने की आवश्यकता है। हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच कई सारे ऐसे समझौते होने वाले हैं जिससे चीन और पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिर्ची लगने वाली है। कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के तहत हिंदुस्तान को कुछ ऐसे मशीन्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज वो मिलने वाली है कि जिससे हिंदुस्तान का डिफेंस सेक्टर सेल्फ सफिशिएंट ही नहीं, बल्कि हम पूरी दुनिया में हथियार की भी सप्लाई कर पाएंगे। इस तरह की योजना, इस तरह की तैयारी है। साथ ही साथ हमें कुछ बहुत ही फ्यूचरिस्टिक एडवांस्ड ड्रोन्स हम लोगों को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ कई सारे इकोनॉमिक करार, जिसको लेकर के पूरी दुनिया में ये बात साबित होगी कि हिंदुस्तान एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हुए, रूस के साथ दोस्ती रखते हुए, ईरान के साथ बिजनेस करते हुए अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। भारत ने जो कमाल पिछले 8-9 सालों में किया है, खास करके विदेश नीति के मामले में, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। बिल्कुल। अगली खबर में बात जूनागढ़ जलाने की साजिश की। गुजरात के जूनागढ़ में बीती रात जमकर बवाल हुआ। अवैध दरगाह को हटाने के लिए जैसे ही पुलिस पहुंची, वहां मौजूद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। करीब 500 से 600 लोगों की भीड़ ने पुलिस चौकी पर जमकर पथराव किया। बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर 174 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पर इस पूरे मामले को लेकर एक की
मौत की खबर भी सामने आई। साथ ही कई पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। कौन इस पूरे मामले को लेकर साजिश करता? देखिए, ये बिल्कुल प्री प्लान्ड है और मेरे हिसाब से तो ये पीएफआई का मॉडस ऑपरेंडी नजर आ रहा है। जयपुर में कोई बवाल होता है, छोटी सी कोई झगड़ा, कोई भी खोमचे वाले के साथ, रिक्शे वाले के साथ 500-600 लोग आ जाते हैं। दिल्ली के अंदर अचानक से पार्किंग के लिए झगड़ा होता है, 800-900 मुस्लिम जो है वो अचानक से कहीं से आ जाते हैं। दिल्ली के अंदर ही जहांगीरपुरी में किस तरीके से आपने देखा कि हनुमान जयंती पे यात्रा निकल रही है, थोड़ी सी बहस हुई और 500-600 लोग आ गए। जूनागढ़ में भी यही हुआ है। बात नोटिस की थी, वहां पे अवैध मंदिर हो या दरगाह हो, मजार हो, उसको तोड़ा जा रहा है और अचानक से 500-600 लोग आ गए। ये प्री प्लान और या फिर एक एडवांस प्लानिंग के तहत ये हिंदुस्तान के हर शहर में हो रहा है कि थोड़ी सी कोई बात होती है, मुस्लिम समुदाय के लोग पत्थर वेपन के साथ अचानक से 500-600 की संख्या में आ पड़ते हैं। निशाना पुलिस को किया गया, कई लोग घायल हैं, लेकिन अब जिस तरह से हिसाब किया जा रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि आप हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के कानूनों को इस तरह से ताक पे रख के आप उपद्रव मचाएंगे और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। मैं तो देख रहा था बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि बहुत अन्याय हो रहा है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लाइन में खड़े करके बाकायदा बेल्ट से इन लोगों की जो है पिटाई हो रही है। ये तरीका किसी को बुरा जरूर लग सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इसके जड़ में जाना होगा एजेंसीज को कि क्यों लगातार इस तरीके से मॉब वायलेंस जो है हिंदुस्तान में हो रहा है, इसके पीछे कौन है और इस तरह की चीजें ना हो, इसके लिए सटीक और कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। अगली खबर में बात बिहार में होने जा रही विपक्षी एकता की बैठक से पहले नीतीश कुमार को लगे एक और करंट की। दरअसल महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के मंत्री पद से इस्तीफे पर सियासत अभी थमा ही नहीं है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने पार्टी से इस्तीफा देकर नीतीश कुमार की सरकार को एक और बड़ा झटका दे दिया। कुंतल कृष्ण ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े किए हैं, साथ ही नीतीश की पोल पट्टी भी खोलकर सभी के सामने रख दी है। एक एक कर क्यों नेता सब नीतीश का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। ये कुंतल कृष्ण साहब जो हैं वो राहुल गांधी के करीबी नेताओं में से हैं। ये उस ग्रुप से हैं जिसे जेएनयू दिल्ली यूनिवर्सिटी से राहुल गांधी ने हायर किया था और पार्टी में अलग अलग जगहों पे अच्छे अच्छे पद पे बिठाए थे। ये एनएसवाई के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं और बिहार में जब चुनाव वगैरह होते हैं तो पटना में आप जाएंगे तो बड़े बड़े पोस्टर्स इनके लगे हुए होते हैं और 23 तारीख को मीटिंग है। राहुल गांधी को बनना है प्रधानमंत्री और उनके ही लोग इस आरोप के साथ इस्तीफा दे रहे हो कि नीतीश कुमार को हमें उसकी लीडरशिप पसंद नहीं है। दो चीजें हो सकती है, कांग्रेस ने जानबूझकर कि चूंकि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, कांग्रेस पार्टी पिछले 6 महीने से कह रही है कि 2 कोटा उनका बाकी है मंत्री बनाने का और नीतीश कुमार कांग्रेस की बातों को मान नहीं रहे, तो ऐसा हो सकता है, राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही इनको इस्तीफा देने के लिए कहा गया हो। तो एक तो ये चीज है। दूसरी चीज ये कि नीतीश कुमार की पोजीशनिंग दिन ब दिन न सिर्फ वो लार्जर विपक्षी एकता, 23 तारीख की मीटिंग, नेशनल अलायंस तो छोड़ दीजिए, उनको अब अपनी कुर्सी बचाने में ही दिक्कत होने लग गई है, क्योंकि ये सब कुछ बिहार में ही हो रहा है। मांझी गए, कुशवाहा गए, अब वीआईपी जाएगा, कांग्रेस पार्टी के लीडर जा रहे हैं और रिश्ते तेजस्वी के साथ नीतीश कुमार के बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो बहुत बड़ी मुसीबत में है नीतीश कुमार, उनको कुछ न कुछ तिकड़म भिराना होगा। राजनीति में तो बहुत माहिर हैं, वो तिकड़म भिराना होगा और
फेविकॉल का बॉटल खरीदने का वक्त आ गया है, नहीं तो कुर्सी इनकी जो है अब खतरे में लग रही है। जी बिल्कुल। अगली खबर में बात दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना की, जो विदेश जाकर राहुल गांधी की तरह ही झूठ बोलकर भारत को बदनाम कर रही है। आतिशी ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बिल्डिंग इंडियाज फ्यूचर @100 विषय पर आयोजित एक सम्मेलन में शामिल हुई, जहां से उन्होंने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की जमकर तारीफ तो की, पर कई ऐसे झूठ परोसे जिससे आतिशी के बयान को लेकर बीजेपी भड़क गई है। आतिशी ने कहा कि भारत में 35 करोड़ लोग भूखे रहते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनके पास एक वक्त का खाना भी नहीं है। साथ ही जीडीपी को लेकर भी झूठ परोसा आतिशी ने। इस तरह के बयान क्यों दे रही है? क्या राहुल गांधी की राह पे निकल गई है आतिशी मारलेना? देखिए, ये मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि लंदन में उनको वोट मिलने वाला है। ये आतिशी मारलेना, ये मनीष सिसोदिया के स्थान पे जो आई है, पहला तो गया जेल के अंदर, और ये वहां जाकर के ऐसे बातचीत कर रही है कैम्ब्रिज के अंदर जैसे कोई नुक्कड़ सभा हो। मैं बार बार कहता हूं, ये नटवर लालों की पार्टी है, बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। क्या कहा उसने? उसने कहा कि देखिए, हमें बताया जाता है, वी आर टोल्ड कि हमारी इकॉनमी सबसे फास्टेस्ट है, G20 में फास्टेस्ट है, हम ट्रिलियन इकॉनमी में चले गए हैं, ब्ला ब्ला सारी चीज़ें। लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि HDI इंडेक्स जो है वो सबसे बेहतर है नापने के लिए कि कौन सा देश कितना डेवलप कर रहा है, और उस हिसाब से तो हम पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे हैं। यह है पढ़े लिखे लोग। इन बेवकूफ़ों को यह भी नहीं मालूम कि पाकिस्तान की क्या स्थिति है। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे हैं, फॉरेन रिजर्व नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। हिंदुस्तान के पास अभी फॉरेक्स जो है वो $500 बिलियन, मोदी के रिजीम में $500 बिलियन का सिर्फ FDI आया है। ये कितना पैसा एक स्टॉक एक्सचेंज में लग रहा है उसकी गिनती नहीं है। 47% वृद्धि हुई है लोगों के इनकम में, पर कैपिटा इनकम जो है उसमें 47% की वृद्धि हुई है। 63% जीडीपी का ग्रोथ है पिछले 9 सालों में। ये वहां रोकर क्या रही, कह रही कि भाई कुछ हो ही नहीं रहा। फिर आप कह रहे हो भाई 35 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। कहां से लाया ये आंकड़ा? ये किधर से आया ये आंकड़ा? ये नटवरलाल के छापे खाने में छप रहा है क्या ये आंकड़े? तमाशा बना करके रखा हुआ है। और लोग कहीं भाई बहुत पढ़े लिखे हैं। भाई बता दो कि जो 80 करोड़ जनता के पास हर महीने जो अनाज जा रहा है वो किस लिए जा रहा है? भूख रखने के लिए। यह सब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चोरी करके खा जाते हैं। शराब घोटाले में तो चोरी किया ही, यह अनाज घोटाला भी चल रहा है क्या? इन लोगों ने, मैं बार बार कहता हूं, ये जो अरविंद केजरीवाल और उसकी राजनीति है, ये देश के लिए खतरा है। लोगों को तब समझ में आएगा जब देश बर्बाद हो चुका होगा। ये फ्री की बिजली, फ्री की पानी, ये फ्री करके पब्लिक को जो बेवकूफ बना रहा है, ये देश बहुत पछताएगा इस तरह के नेताओं को आगे बढ़ा के। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने 15 जून को 48 घंटे के भीतर राज्य में केंद्रीय बलों की तैनाती का निर्देश दिया था। लेकिन अब इसको लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ममता सरकार और निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की तैनाती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आज संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। आखिर क्यों ममता बनर्जी नहीं चाहती कि पंचायत चुनाव में केंद्रीय बलों की सुरक्षा की तैनाती की? देखिए, तस्वीरें जो आ रही है तो साफ लग रहा है कि कोई वो सीरिया है या कोई अफगानिस्तान है। पटाखे की तरह वहां पे बम चलाए जा रहे हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं। 5-5 हजार रुपए में पर डे बम फेंकने वालों को हायर किया जा रहा है। सब ऑन टेप है।
और वहां की सरकार कह रही है कि भाई हम तो किसी और को लड़ने नहीं देंगे। दिक्कत ममता बनर्जी की नहीं है, ममता बनर्जी की राजनीति हुई है। बंगाल में गुंडागर्दी के जरिए ही राजनीति होती है, सबको मालूम है। यह कोई पहली बार तो नहीं हो रहा, पिछली बार भी यही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग जो पंचायत चुनाव में जीते थे, मार के भगा दिया गया। डर के मारे वो लोग गांव वापस नहीं गए। असेंबली इलेक्शन हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं को बीच चौराहे पे पीटा गया, घर से भगाया गया, उनके घरों को आग लगा दिया गया, बहू बेटियों की इज्जत लूटी गई। और आप यहां पे कि इमेज खराब ना हो जाए कि आर्टिकल 356 लग रहा है। भाई अगर इतनी हिंसा है, कानून का राज नहीं है, ममता बनर्जी को हटाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए वहां पे। तो वहां पे बेकसूर लोग जो मारे जा रहे हैं, जो हिंसा और जो दहशत का जो पूरा आलम है, उसके लिए सब जिम्मेदार है। बीजेपी भी, सीपीएम भी, कांग्रेस भी, और वहां की सरकार तो है ही। तो ये जो बकवास हो रहा है इस देश के अंदर में कि जब कानून का राज ही नहीं है तो संविधान को उठा करके जला के फेंक दीजिए। ये सुप्रीम कोर्ट भी क्या होगा मैं बता देता हूं आपको। हालांकि ये कंटेम्प्ट का मसला बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा सुप्रीम कोर्ट कहेंगे हम इसमें दखलंदाजी नहीं करेंगे। पहले ये काम कर चुके हैं ये लोग। गरीब जनता है, गांव की जनता है, मरना है मरने दो, रेप होता है होने दो। ये दिल्ली में नहीं हो रहा ना, किसी मिडिल क्लास अपर सोसाइटी के अंदर, तब तक ये तमाशा जो है इस देश में चलता रहेगा। वेरी डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन इन बंगाल। जी बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।